तीनों बच्चों की मदद करने से चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर ने इनकार कर दिया था। अब उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वो किस तरह से चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर को गुलेरिया हाउस जाने के लिए मनाएं, मगर उन्हें कुछ न कुछ तो करना था। तभी रिया ने आगे बढ़कर चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर का हाथ पकड़ लिया। रिया ने इमोशनल होते हुए कहा, आप यही सोच रहे होंगे कि हम आपको गुलेरिया हाउस क्यों ले जाना चाहते हैं। क्या आप इसकी वजह नहीं जानना चाहेंगे? चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर ने जब देखा कि रिया इमोशनल हो गई है तो उसे भी अंदर ही अंदर अजीब सा लगने लगा। वो नहीं चाहता था कि रिया रोए या फिर वो दुखी हो। इस कारण से चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर सोफे पर वापस से बैठ गया और उसने रिया की तरफ देखकर पूछा, हाँ, मुझे कारण जानना है। आखिर आप सब गुलेरिया हाउस क्यों जाना चाहते हैं, जबकि आपको पता है कि वो कितनी खतरनाक जगह पर है। दिन में भी वहां जाने से लोग कतराते हैं और आप सब इस वक्त वहां पर जाना चाहते हैं। मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि। तभी आर्यन आगे आकर बोला, क्योंकि हमारा कुछ सामान वहां पर छूट गया है। आर्यन जानता था कि अभी थोड़ी देर पहले अलेक्जेंडर ने उसे जिस तरह से प्लान समझाया था उसे उसी के मुताबिक कहना था। तीनों बच्चों को पता था कि उन्हें अब आगे कैसे सिचुएशन को हैंडल करना था। ये बात अभी कुछ देर पहले ही अलेक्जेंडर ने दोनों भाई और बहन को समझा दी थी। आर्यन ने उसी को फॉलो करते हुए कहा था। उसने आगे कहा, देखिए अंकल, ये बात आपको थोड़ी अजीब लगेगी, मगर सच्चाई यही है और ये बात हम डैड को नहीं कह सकते, क्योंकि अगर हमने उनको ये कहा तो फिर वो हम पर बहुत गुस्सा करेंगे और हो सकता है कि वो हम पर हाथ भी उठा दें, जो कि उन्होंने कभी नहीं किया। इतना कहने के बाद आर्यन थोड़ी देर शांत हो गया। चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर अब बेकरार था आगे की बात सुनने के लिए। तभी अलेक्जेंडर ने कहना शुरू किया, अंकल, अभी कुछ दिन पहले जब हम तीनों गुलेरिया हाउस उस रात के अंधेरे में गए थे तो वहां पर हमें एक शख्स दिखाई पड़ा था। उस शख्स से हम मिले थे और उसने ये दावा किया था कि वो हमारी मम्मा की याददाश्त वापस ला सकता है। उसके पास कुछ फॉर्मूला है, कुछ नुस्खे हैं। हम उस शख्स से उस फॉर्मूला के बारे में पूछने वाले थे, मगर इतने में आप लोग वहां पर आ गए थे और उसी वक्त डैड भी वहां पर आ गए। इस कारण से वो शख्स ऐन वक्त पर भाग गया था। इतना कहने के बाद अलेक्जेंडर ने एक गहरी सांस ली और फिर कहना शुरू किया, आपको याद ही होगा जब आप गुलेरिया हाउस आए थे तो आपने वहां चारों तरफ खोजबीन की थी, मगर आपको कोई मिला था वहां नहीं ना? क्योंकि जैसे ही आप लोग गुलेरिया हाउस के दरवाजे तक आए वो शख्स वहां से भाग चुका था, मगर उसने जाते जाते हमें ये भी कहा था कि दोबारा अगर हम चाहते हैं कि हमारी मम्मा की याददाश्त वापस आए तो फिर हम उसे उसी गुलेरिया हाउस में मिलें। और उसने आज की तारीख दी थी। दिन भर से तो हम भी यही सोच रहे थे कि आखिर हम गुलेरिया हाउस कैसे जाएं, मगर जब हमने देखा कि मम्मा कुछ काम से बाहर गई हैं और डैड भी किसी मीटिंग के सिलसिले में बाहर गए हैं तो हमें यही मौका सही लगा, इसलिए हमने ये फैसला किया कि हम इस बार आपको कहेंगे। इतना कहने के बाद अलेक्जेंडर चुप हो गया। उसके चुप होते ही रिया ने चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर की तरफ देखकर कहा, अंकल, क्या आप नहीं चाहते कि हमारी मम्मी पहले जैसी हो जाए? क्या आप नहीं चाहते कि उनकी याददाश्त वापस आ जाए? क्या आप ये नहीं चाहते कि मम्मा वापस से डॉक्टर अमृता बनकर लोगों की मदद करें? आपको पता है आज कितने ही लोग जिंदगी और मौत से जूझ रहे हैं क्योंकि उनका इलाज करने के लिए डॉक्टर अमृता नहीं है। और आप लोगों की छोड़िए, हमारे सनी चाचू वो किस हालत में है, क्या आपको ये नहीं पता? आई नो कि आपको जरूर पता होगा और आप ये बात अच्छी तरह से जानते हैं कि डॉक्टर ने भी ये कह दिया है कि अगर डॉक्टर अमृता होती तो सनी चाचू आज बिल्कुल ठीक होते और हमारे बीच होते। तो क्या आप ये नहीं चाहते कि मम्मा ठीक हो जाए और डॉक्टर अमृता वापस से आ जाए और वो हमारे सनी चाचू को ठीक कर दें? बताइए। तीनों बच्चों ने धीरे धीरे जाल बुनना शुरू कर दिया था। वो अपनी बातों में सिक्योरिटी ऑफिसर को लाने की पूरी तरह से कोशिश कर रहे थे, मगर चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर भी कम नहीं था। वो खतरे को अच्छी तरह से भांप चुका था। वो जानता था कि इस वक्त गुलेरिया हाउस जाना खतरे से खाली नहीं है, और वो भी तीनों बच्चों के साथ। वो यही सोच रहा था कि आखिर वो क्या कहे। इतने में उसने तीनों बच्चों की तरफ देखकर कहा, आपकी बातें बिल्कुल सही हैं, मगर मेरी ये नहीं समझ में आ रहा है कि आप किसके बारे में बात कर रहे हैं, क्योंकि हमने जब गुलेरिया हाउस पर छानबीन की थी तो हमें तो वहां कोई नहीं मिला था, और मुझे तो डाउट है कि अगर आपको वहां कोई मिला होगा तो जरूर वो कोई बुरा आदमी होगा। ये सुनने के बाद तीनों बच्चे एक दूसरे को देखने लगे। तीनों ने साथ कहा, नहीं अंकल, वो कोई बुरा आदमी नहीं है, और आपको जिस शख्स के बारे में हम बता रहे हैं उस पर हमें पूरा भरोसा है। मानते हैं कि हम बच्चे हैं, मगर हमें किसी भी इंसान को परखना आता है। और तो और आप खुद सोचिए
कि हम ये सब क्यों कर रहे हैं अपनी मम्मा के लिए। तो क्या आपका ये फर्ज नहीं बनता कि आप भी हमारी इसमें थोड़ी मदद करें? तीनों बच्चों ने जब ये कहा तो चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर ने तीनों से पूछा, तो फिर आप मुझे एक बात बताओ, ये बात आप रोहित सर से क्यों नहीं कह रहे? रोहित सर भी तो आपकी मदद करेंगे, बल्कि वो तो और भी खुश हो जाएंगे जब उनको पता चलेगा कि गुलेरिया हाउस में आपको कोई ऐसा शख्स मिला था जो अनिका मैडम की याददाश्त वापस लाने का दावा कर रहा था। तो फिर आप ये सब अपने डैड को क्यों नहीं बताते? रिया और आर्यन को समझ नहीं आ रहा था कि वो इस सवाल का क्या जवाब दें, क्योंकि दोनों ने इस सवाल के बारे में एक्सपेक्ट नहीं किया था। मगर अलेक्जेंडर ने पहले ही ये सोच लिया था कि अगर उससे ये सवाल पूछा जाएगा तो वो क्या कहेगा। इस कारण से उसने तुरंत जवाब दिया, इसका कारण वो आदमी है। वो आदमी वहां छुपकर रहता है और वो नहीं चाहता कि वो किसी की नजरों में आए, क्योंकि वो बहुत बड़ा साइंटिस्ट है और वो पब्लिक में आकर सबको अपना चेहरा नहीं दिखाना चाहता है और ना ही अपने बारे में किसी को बताना चाहता है, क्योंकि उसके बहुत सारे दुश्मन हैं। और वो हमारी मदद करने के लिए इसलिए भी रेडी है क्योंकि एक बार उसकी जान हमारी मम्मा ने बचाई थी। इसलिए जब उसे पता चला कि हमारी मम्मा की ऐसी हालत हो गई है तो उसने सोचा कि इस एहसान को वो हमारी मम्मा की याददाश्त वापस लाकर चुका दे। आप तो समझ रहे होंगे और आप जानते ही हैं कि अगर हमने ये बात डैड को बताई तो फिर डैड पहले छानबीन करेंगे, उसके बारे में पूछताछ करेंगे, चारों तरफ उस शख्स के बारे में पूछताछ करेंगे। डैड पता लगाने की कोशिश करेंगे कि आखिर वो कौन है, कहां से आया, उसका अतीत क्या रहा है, और यही चीज वो नहीं चाहता। इस कारण से उसने हमें ये कहा था कि ये बात हम किसी को ना बताएं, यहाँ तक कि हम आपको ये बता रहे हैं। जब उसे ये पता चलेगा तो उसे बहुत बुरा लगेगा और तो और हो सकता है कि वो हमारी मदद ना करे। इसलिए हम आपसे बस रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर हमने भरोसा करके ये बात आपको बताई है तो प्लीज आप हमारी मदद कीजिए, प्लीज। इतना कहने के साथ ही अलेक्जेंडर ने हाथ जोड़ लिए। उसके ऐसा करते ही रिया भी हाथ जोड़ते हुए बोली, ये सब हम बस अपनी मम्मा के लिए कर रहे हैं, प्लीज हमारी मम्मा के लिए आप इतना कर दीजिए। हम आपका एहसान कभी नहीं भूलेंगे और हम आपको ना धोखा दे रहे हैं ना आपसे झूठ बोल रहे हैं। हम आपके साथ ही कार में गुलेरिया हाउस जाएंगे, हम उस शख्स से मिलेंगे और फिर 1 घंटे के अंदर वापस आ जाएंगे, प्रॉमिस। और आपको ना तो डैड से कोई परेशानी होगी और ना ही मम्मा से। आपकी जॉब भी खतरे में नहीं जाएगी, इसकी गारंटी हम लेते हैं, क्योंकि जब तक मम्मा और डैड आएंगे तब तक हम वापस लौट आएंगे। तभी सिक्योरिटी ऑफिसर ने पूछा, और अगर तब तक हम ना लौट सके और अगर वो दोनों पहले ही घर आ गए तो? तभी आर्यन ने तपाक से कहा, तो फिर हम घर आकर बता देंगे कि हम आपके साथ कहीं बाहर घूमने गए थे। हमने आपको बहुत इंसिस्ट किया कि यहीं पास में जो मार्केट है वहां पर जो मेला लगा हुआ है वहीं हम घूमने के लिए गए थे। हमें बहुत मन था और तो और आप इसकी जरा भी चिंता मत कीजिए, क्योंकि रिया है ना, ये सब संभाल लेगी। आप तो जानते ही हैं कि अगर इसने एक बार डैड से कह दिया कि इसका मन था घूमने का और इसीलिए इसने आपको साथ चलने के लिए कहा, उसके बाद तो फिर डैड आपको कुछ नहीं बोलेंगे। चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर ये बात अच्छी तरह से जानता था कि रोहित रिया की बात कभी नहीं टालता था और ना ही रिया पर कभी गुस्सा करता था। इस कारण से वो सोचने पर मजबूर हो गया कि उसे क्या करना चाहिए। वो बच्चों के साथ जाए या ना जाए। तीनों बच्चे इसी उम्मीद में थे कि चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर जल्दी हाँ कर दे। वो तीनों बेसब्री से उसके हाँ करने का इंतजार कर रहे थे। मगर तभी चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर ने कहा, मगर बच्चों, आप लोग जो कह रहे हैं उसमें बहुत खतरा है। तीनों बच्चों ने एक साथ कहा, देखिए, बड़ी बड़ी चीजों में खतरा तो होता ही है अंकल, और हम तीनों छोटे बच्चे होकर इतना बड़ा रिस्क ले रहे हैं, तो क्या आप हमारी मदद नहीं कर सकते हैं? आपकी जगह कोई और इंसान होता तो इंसानियत के नाते वो हमारी मदद कर देता, और फिर तो हमने आपको अपना गार्जियन सोचकर ये कहा है। सबसे बड़ी सोचने वाली बात यही है, जो बात ना तो हमने डैड को बताई वो हम आपको बता रहे हैं और आपसे मदद मांग रहे हैं। हमने कुछ तो सोचा होगा, किसी लायक तो आपको समझा होगा, फिर भी आप मना कर रहे हैं। देखिए, अगर आप मना कर देंगे तो ऐसा नहीं है कि हम उदास हो जाएंगे या हम आपसे गुस्सा हो जाएंगे, मगर हाँ, यही होगा कि फिर मम्मा की याददाश्त कब आएगी, उनका क्या होगा ये पता नहीं चलेगा। मम्मा ऐसे ही सफर करती रहेंगी, जो कि हम नहीं चाहते। और सबसे बड़ी बात ये हो जाएगी कि हमारी मम्मा के अंदर जो डॉक्टर अमृता है वो बाहर नहीं आ पाएगी, और अगर वो ऐसे ही अपने अतीत में छुपी रही तो फिर ना जाने कितने ही लोग मौत के मुंह में जाते रहेंगे, और हो सकता है कि कहीं हमारे सनी चाचू को भी। इतना कहते कहते तीनों बच्चे रुक गए। ये सुनते ही चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर ने कहा, नहीं बच्चों,
ऐसा मत कहो। अगर बात आपकी मम्मा की है, अनिका मैडम की है, तो मैं आपकी मदद करने के लिए रेडी हूं, मगर ये मेरी पहली और आखिरी मदद होगी। अगर आप प्रॉमिस करते हैं तो फिर मैं आपके साथ गुलेरिया हाउस चलूंगा। इतना कहने के साथ ही सिक्योरिटी ऑफिसर ने अपना हाथ आगे बढ़ाया। तीनों बच्चों ने जब ये सुना तो वो खुशी से उछल पड़े और उन्होंने चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर के हाथ में अपना हाथ रखते हुए कहा, हम आपसे वादा करते हैं, बस आप ये लास्ट बार हमारी मदद कर दीजिए, उसके बाद हम आपको कभी परेशान नहीं करेंगे। ये सुनने के बाद चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर ने घड़ी की तरफ देखा। घड़ी में इस वक्त 7:30 बजने वाले थे। तीनों बच्चों ने भी घड़ी की तरफ देखा। तीनों ने इसके बाद कहा, हमारे पास वक्त बहुत कम है अंकल, हमें जल्द से जल्द गुलेरिया हाउस जाना होगा। मगर सोचने वाली बात यह है कि हम बाहर कैसे निकलेंगे, क्योंकि जैसे ही हम बाहर निकलेंगे आपके गार्ड आपसे तो ये सवाल पूछेंगे कि हम कहाँ जा रहे हैं, और कहीं किसी ने डैड को। इतने में चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर ने कहा, आप लोग चिंता मत कीजिए, आपने जब मुझे जिम्मेदारी दी है तो मैं इस जिम्मेदारी को अच्छी तरह से निभाऊंगा, और ये सारा काम मैं अनिका मैडम के लिए कर रहा हूँ। मैं यही चाहता हूँ कि उनकी याददाश्त वापस आ जाए। मैं बाहर सब कुछ संभालता हूँ, जल्दी से आप रेडी होकर बाहर आ जाइए। हम अभी 10 मिनट के अंदर ही निकलेंगे और हम कोशिश करेंगे कि आधे घंटे से 45 मिनट के अंदर ही हम गुलेरिया हाउस जाकर वापस आ जाएं, क्योंकि इससे ज्यादा वक्त अगर हमने लगाया तो फिर हो सकता है कि हम मुसीबत में पड़ जाएं, तो जल्दी कीजिए। इसी के साथ सिक्योरिटी ऑफिसर उस प्रेसिडेंशियल स्वीट से बाहर निकल गया। अब तीनों बच्चे एक दूसरे को देखने लगे। तीनों के दिल की धड़कनें तेज थीं। तीनों बच्चे अब कमरे में मौजूद थे। तीनों एक दूसरे को देख रहे थे। उनके मन में इस वक्त कुछ चल रहा था। काफी देर तक खामोशी छाई रही। तब रिया ने अचानक से अलेक्जेंडर और आर्यन की तरफ देखकर कहा, क्या हुआ, तुम लोग अचानक से इस तरह चुप क्यों हो गए? हमें अब गुलेरिया हाउस जाना है, पता है ना? हमने आधा पड़ाव पार कर लिया है। अब हमें जल्दी से गुलेरिया हाउस जाकर बूढ़े बाबा से मिलना है और उनसे मेरी प्रॉब्लम का सोल्यूशन मांगना है। तभी अलेक्जेंडर ने भी जवाब दिया, हाँ रिया जानता हूँ, मगर पता नहीं क्यों मेरा दिल थोड़ा घबरा रहा है। अंदर ही अंदर एक बेचैनी सी लग रही है। जैसे ही अलेक्जेंडर इतना कहकर चुप हुआ, आर्यन ने भी तपाक से कहा, हाँ अलेक्जेंडर, मेरे साथ भी यही हो रहा है। समझ नहीं आ रहा है कि क्या करें। हम जिस रास्ते पर जा रहे हैं क्या वो ठीक है? क्योंकि पिछली बार जब रिया के प्लान के मुताबिक हम लोग गुलेरिया हाउस जा रहे थे, उस वक्त मुझे ऐसा कुछ भी फील नहीं हुआ था, मगर पता नहीं इस बार बहुत ही अजीब लग रहा है। रिया ने दोनों की तरफ देखकर कहा, देखो तुम लोग बहुत ही ज्यादा घबरा रहे हो, और तो और पिछली बार हमें डैड ने पकड़ लिया था, इसलिए ऐसा तुम्हारे साथ हो रहा है। और ऐसा तुम दोनों के साथ ही नहीं, मेरे साथ भी हो रहा है। मगर हमें गुलेरिया हाउस जाना ही होगा और ये सही वक्त है। और तुम लोग इतना टेंशन क्यों ले रहे हो? हमारे साथ सिक्योरिटी गार्ड अंकल हैं, अगर कुछ हुआ तो वो संभाल लेंगे, इसलिए हमें बिल्कुल भी चिंता नहीं करनी है। हमें बिना वक्त बर्बाद किए बाहर जाकर गुलेरिया हाउस के लिए निकलना होगा। देखा नहीं तुमने, चीफ सिक्योरिटी अंकल ने भी ये कह दिया कि वो अपने आदमियों को संभाल लेंगे, तो इसीलिए वो पूरी तरह से रेडी हैं। अब हमें रेडी होकर बाहर जाना है। रिया की पूरी बात सुनने के बाद अलेक्जेंडर ने एक गहरी सांस ली और फिर अपने अंदर हिम्मत भरते हुए बोला, रिया तुमने सही कहा, हमें अब जब ये मौका मिल ही गया है तो फिर इस मौके को गंवाना नहीं है। डैड और मॉम घर वापस आए, इससे पहले हमें गुलेरिया हाउस जाकर बूढ़े बाबा से मिलकर वापस आना है। इतना कहने के साथ ही अलेक्जेंडर रिया और आर्यन को कुछ कुछ बताने लगा। इस वक्त तीनों कुछ कुछ सामान अपने साथ रख रहे थे, ताकि उन्हें अगर किसी मुसीबत का सामना करना पड़े तो वो आराम से किसी भी तरह की मुसीबत का सामना कर सके। हालांकि वो ये बात अच्छी तरह से जानते थे कि उनके साथ चीफ सिक्योरिटी गार्ड जा रहा है, जो कि अकेला ही काफी था किसी भी खतरे से टकराने के लिए। रोहित अपने चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर पर बहुत ही ज्यादा भरोसा करता था, इसी कारण तो उसे चीफ बनाया गया था, और तीनों बच्चों को भी उस चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर पर भरोसा था। थोड़ी ही देर में तीनों बच्चे रेडी होकर प्रेसिडेंशियल स्वीट से बाहर निकल आए। जैसे ही तीनों बाहर निकले, उन्होंने देखा कि प्रेसिडेंशियल स्वीट के आसपास कहीं पर भी कोई भी गार्ड नहीं है। सारे लोग पता नहीं कहां गए थे। यही सवाल उन तीनों के भी मन में चल रहा था। वो सवाल अभी एक दूसरे से पूछते, इतने में वहां पर चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर आया। उसने तीनों बच्चों की तरफ देखकर कहा, आप लोग रेडी हैं? हम जाने के लिए तैयार हैं। गाड़ी नीचे लग चुकी है। हम इधर होटल के पीछे वाले रास्ते से जाएंगे, ताकि आगे मेन एंट्रेंस पर कोई देख ना सके,
और तो और मैंने अपने आदमियों को ये कह रखा है कि मैं आप तीनों को बाहर लेकर जा रहा हूँ मेले में, तो इसलिए हम लोग जब लौट कर होटल आए उस वक्त कोई भी आपसे जब सवाल पूछे तो आप लोग यही कहना कि आप मेले में गए थे। और तो और मैंने अपने एक आदमी से ये कह दिया है कि वो जाकर मेले से कुछ ऐसी चीजें खरीद ले आए जिससे ये पता चल जाए कि हम सच में मेले ही गए थे। इसलिए जब आपके मम्मी और डैडी भी घर आ जाएं, उस वक्त आप वो सामान अपने मम्मी डैडी को दिखा सकते हैं और ये बता सकते हैं कि आप सच में मेले ही गए थे, तब उनको आप पर शक नहीं होगा। चीफ सिक्योरिटी गार्ड ने जब ये पूरी बात बताई तो तीनों बच्चे खुश हो गए। उन्हें अब यही लगने लगा कि कहीं ना कहीं चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर ने अपनी तरफ से काम कर दिया था। इस कारण से तीनों ने थम्स अप का इशारा किया और फिर वो चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर के साथ पिछले रास्ते से होटल से नीचे आ गए। तभी उन्होंने देखा कि सामने एक काली गाड़ी लगी हुई थी। उस गाड़ी की ओर बढ़ते हुए अलेक्जेंडर ने कहा, हमें जल्द से जल्द वहां जाना है और जल्द से जल्द वापस आना है। रिया और आर्यन, तुम लोगों ने टॉर्च रख लिया ना, वहां जरूरत पड़ेगी क्योंकि हम मोबाइल के भरोसे नहीं रह सकते। ये सुनते ही दोनों भाई बहन ने हाँ में सिर हिलाया। तभी चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर ड्राइविंग सीट पर बैठ गया। तीनों बच्चे जैसे ही गाड़ी के अंदर बैठे, चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर ने गाड़ी स्टार्ट की और आगे बढ़ा दी। अब वो तेजी से गुलेरिया हाउस की तरफ बढ़ रहे थे। एक तरफ बच्चे जहां गुलेरिया हाउस की तरफ बढ़ रहे थे तो वहीं दूसरी तरफ रोहित अपने आप में चिढ़ गया था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर कोई उसका फोन क्यों नहीं उठा रहा है। उसे खुद पर गुस्सा आ रहा था। वो बार बार खुद को ही यही कहते हुए कोस रहा था कि जब अनिका और बच्चे उसे फोन कर रहे थे उस वक्त उसने फोन रिसीव क्यों नहीं किया। अगर उस वक्त रोहित ने फोन रिसीव किया होता तो अभी ऐसी परेशानी नहीं होती। वहीं इंस्पेक्टर गेरीवाल जीप में बैठे हुए थे और ये सब कुछ देख रहे थे। उन्होंने जब देखा कि 5-10 मिनट हो गए हैं मगर रोहित अभी तक गाड़ी के अंदर नहीं बैठा तो इंस्पेक्टर गेरीवाल गाड़ी से उतरे। तभी उन्होंने देखा कि सामने रोहित खड़ा यहां वहां टहल रहा है। वो रोहित के पास गए और कहा, क्या हुआ साहब, आप काफी परेशान लग रहे हैं, सब कुछ ठीक तो है ना? तभी रोहित ने इंस्पेक्टर गेरीवाल की तरफ देखकर कहा, मेरा फोन ना तो बच्चे उठा रहे हैं और ना ही अनिका उठा रही है, समझ नहीं आ रहा है कि आखिर हुआ क्या। तभी इंस्पेक्टर गेरीवाल ने रोहित की तरफ देखकर कहा, देखिए साहब, मैं आपके मामले में पढ़ना तो नहीं चाहता और ना ही मैं कुछ कहना चाहता हूं, मगर अब बात ऐसी हो गई है कि मुझे कुछ ना कुछ तो कहना होगा और इस वक्त मेरा मन ही जानता है कि आपकी पत्नी इस वक्त फोन क्यों नहीं उठा रही। मैं बच्चों के बारे में तो कुछ नहीं कह सकता, हो सकता है कि वो गेम वेम खेलने में बिजी हो, मगर आपकी पत्नी फोन क्यों नहीं उठा रही है ये मैं आपको बता सकता हूं। रोहित ने जब ये सुना तो उसने इंस्पेक्टर की तरफ घूर कर देखा। इंस्पेक्टर इस वक्त दांत निकाले कुटिल मुस्कान मुस्कुरा रहा था। उसके चेहरे पर कॉन्फिडेंस दिखाई दे रहा था। रोहित ने इंस्पेक्टर गेरीवाल की तरफ देखते हुए कहा, अच्छा तो तुम बताओ, अनिका आखिर मेरा फोन क्यों नहीं उठा रही है? मैं भी तो सुनूं कि आखिर तुम्हारा क्या कहना है। इंस्पेक्टर गेरीवाल ने जैसे ही ये सुना उसने तपाक से कहा, सीधी सी बात है साहब, अभी थोड़ी देर पहले मैंने अनिका मैडम को किसी के साथ लकड़ी बाजार में कुसुम के घर के पास देखा। अब वहां से आपका होटल काफी दूरी पर है, तो वहां पहुंचने में तो मैडम को वक्त लगेगा ही, चाहे आदमी कितनी ही स्पीड से गाड़ी चलाए। और तो और इस रास्ते में काफी भीड़ भाड़ रहती है, तो वो लोग आराम से ही जा रहे होंगे। उनको लग रहा होगा कि आप अगर पूछ लेंगे अपनी पत्नी से कि वो कहाँ है, तो फिर आपकी पत्नी क्या जवाब देगी। इस कारण से हो सकता है कि मैडम फोन नहीं उठा रही होंगी। मुझे तो यही लगता है, बाकी असल बात क्या है ये मैं नहीं जानता हूँ। इतना कहने के बाद इंस्पेक्टर गेरीवाल चुप हो गए। इंस्पेक्टर की बात सुनकर रोहित पूरी तरह से सेटिस्फाइड तो नहीं था, मगर उसे भी यही लग रहा था कि इंस्पेक्टर कहीं ना कहीं बात तो सही कह रहा है। मगर वो इस बात से हैरान था कि अनिका आखिर लकड़ी बाजार क्यों गई थी और किसके साथ गई थी। मगर तभी रोहित के दिमाग में अचानक से उस शख्स का ख्याल आया जिसको रोहित ने आज दिन में ही अनिका के साथ देखा था। बीच बाजार में अनिका किसी शख्स के साथ चल रही थी। हालांकि वो विकी था, मगर रोहित ये नहीं जानता था और ना ही उसने उस वक्त विकी का चेहरा देखा था। रोहित को बार बार वही दृश्य अपनी आंखों के सामने दिखाई दे रहा था। उस दृश्य को याद करते ही रोहित की रूह कांप जाती थी, उसके रोंगटे खड़े हो जाते थे, उसके माथे से ठंडा पसीना बहने लगता था। और इस वक्त भी यही हाल रोहित के साथ हो रहा था, उसके माथे से ठंडा पसीना बहने लगा था। इस वक्त आसपास का माहौल काफी ठंड से भरा था
ऊपर से ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी। इंस्पेक्टर गिरीवाल ने जब देखा कि रोहित के माथे से पसीना बह रहा है तो उसने तपाक से कहा, अरे साहब, इतनी ठंड में भी आपको गर्मी लग रही है, गजब है ये तो। खैर, हमें यहीं पर रुकना है या फिर मैं आपको कहीं छोड़ दूं? बताइए, कहाँ जाना है आपको? रोहित ने जब ये सुना तो उसने अपने माथे से पसीना पोंछते हुए कहा, देखो इंस्पेक्टर, इस वक्त मुझे कुछ सोचना है, कुछ समझना है, इसीलिए मैं थोड़ी शांति चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम यहाँ से जाओ, बाकी मैं देख लूंगा कि मुझे क्या करना है। अगर मुझे यहाँ से जाना भी होगा तो मैं यहाँ से टैक्सी या कुछ भी करके चला जाऊंगा। ये सुनकर इंस्पेक्टर गिरीवाल ने आसपास देखा। आसपास का इलाका काफी सुनसान लग रहा था। ऊपर से सड़क पर दूर दूर तक ना कोई गाड़ी दिखाई दे रही थी। स्ट्रीट लाइट में भी हल्की हल्की रोशनी आ रही थी, जिस कारण से वो सड़क सुनसान और अंधेरा दिखाई पड़ रहा था। इंस्पेक्टर गिरीवाल ने रोहित की तरफ देखकर कहा, देखिए साहब, मैंने आपका नमक खाया है और आपने मुझे इतने पैसे दिए हैं कि थोड़ी बहुत चिंता तो मैं आपकी कर ही सकता हूँ। इसलिए मैं आपको यही सलाह दूंगा कि जो भी परेशानी है आप कहीं और जाकर सुलझा लीजिएगा। मैं आपको यहाँ से कहीं और छोड़ देता हूँ, उसके बाद फिर आप चले जाइएगा। देखिए, जिद मत कीजिए, मेरी बात मान लीजिए। रोहित ने जब इंस्पेक्टर की बात सुनी तो उसने इस वक्त उसका विरोध करना सही नहीं समझा, क्योंकि कहीं ना कहीं इंस्पेक्टर गिरीवाल बात ठीक ही कर रहे थे। ऊपर से रोहित ने आसपास जब देखा तो उसे भी वो जगह सुनसान मालूम पड़ी और रोहित के पास इस वक्त इन सब बातों के लिए वक्त नहीं था। वो जल्द से जल्द किसी नतीजे पर पहुंचना चाहता था। ऊपर से रोहित के दिमाग में इस वक्त ये भी चल रहा था कि वो इस वक्त पैराडाइज होटल नहीं जाना चाहता था, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि वो अनिका से पहले होटल पहुंच जाए और अनिका जब घर आए तो फिर रोहित को देख वो घबरा जाए, वरना रोहित आसानी से होटल पैराडाइज इंटरनेशनल जाकर अनिका को रंगे हाथों पकड़ सकता था और वो कारण जान सकता था कि आखिर अनिका कहाँ गई थी। मगर रोहित मन ही मन ये फैसला कर चुका था कि वो तब तक अनिका को कुछ नहीं कहेगा जब तक अनिका सामने से उसे सब कुछ नहीं बताएगी। रोहित के मन में इस वक्त यही चल रहा था कि पिछली रात जिस तरह से अनिका बेहोश हो गई थी, उसके दिमाग पर जिस तरह से प्रेशर पड़ा था, अगर उसने आज अनिका से किसी भी तरह का सवाल पूछ लिया या फिर कहीं रोहित के कारण अनिका के दिमाग पर किसी भी तरह का प्रेशर पड़ गया तो फिर अनिका की सेहत के लिए ये ठीक नहीं था और रोहित ये हरगिज नहीं चाहता था। रोहित इस वक्त बेहद ही ज्यादा लाचार और मजबूर महसूस कर रहा था। वो अपनी आंखों के सामने सब कुछ होता हुआ देख रहा था, मगर वो चाहकर भी कुछ नहीं कर सकता था। वो बस मन ही मन प्रार्थना कर रहा था और इस चीज का इंतजार कर रहा था कि कब अनिका सामने से ही उसे सब कुछ बताए। और तो और रोहित इस वक्त यही चाह रहा था कि कैसे भी करके अनिका की याददाश्त वापस लौट आए, लेकिन अनिका का बर्ताव जिस तरह से हो गया था, रोहित को ये अब मुश्किल ही लगने लगा था। रोहित को शुरू में लगा था कि मनाली आने के बाद धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो जाएगा। अनिका और रोहित के बीच जो दूरियां हैं नजदीकियों में बदल जाएंगी, मगर मनाली आने के बाद ऐसी ऐसी घटनाएं घटी कि ना चाहते हुए भी अनिका और रोहित एक दूसरे से जुदा हो गए। वो साथ रहते थे मगर अलग थे। तभी रोहित के दिमाग में एक बात आई। उसने इंस्पेक्टर गिरीवाल से पूछा, वैसे तुम इस वक्त लकड़ी बाजार क्यों गए थे और क्या तुम अकेले गए थे? ये सुनते ही इंस्पेक्टर हैरान रह गया। रोहित ने जब इंस्पेक्टर गिरीवाल से पूछा कि वो लकड़ी बाजार क्यों और किसके साथ गए थे, उसके बाद इंस्पेक्टर गिरीवाल की हालत खराब हो गई। वो सागर सान्याल का नाम नहीं ले सकते थे रोहित के सामने, इसलिए वो अब सोच में पड़ गए। वहीं रोहित ने जब इंस्पेक्टर को खामोश देखा तो उसने बोला, क्या हुआ? मैंने तुमसे कुछ पूछा। इस पर इंस्पेक्टर ने तपाक से कहा, वो साहब पुलिस वाला हूँ, आप तो जानते ही हैं, मुझे हर जगह आना जाना पड़ता है और मैं अकेले ही गया था लकड़ी बाजार। इतना कहकर इंस्पेक्टर ने आगे कहा, और मेरी छोड़िए सर, आप ये सोचिए कि मैडम के साथ वो शख्स कौन था, क्योंकि वो कोई मर्द ही था, मैं ये आपको दावे से कह सकता हूँ। रोहित ने जब ये सुना तो वो सोच में पड़ गया। रोहित को यही लगने लगा कि लकड़ी बाजार में अनिका के साथ वही शख्स होगा जिसे आज सुबह रोहित ने बाजार में अनिका के साथ देखा था। ये ख्याल आते ही रोहित इस बात से भी डरने लगा कि कहीं अनिका के दिल में किसी और के लिए फीलिंग्स न जाग जाएं और वो रोहित से दूरियां न बना ले। इस घटना को सोचने के बाद से ही रोहित सिहर जाता था। इस वक्त रोहित यही सब सोच रहा था। तभी इंस्पेक्टर गिरीवाल ने रोहित से कहा,
क्या हुआ साहब, आपने कुछ कहा नहीं? इस पर रोहित बिना कुछ बोले जाकर गाड़ी में बैठ गया। इंस्पेक्टर को थोड़ा ये अजीब लगा, मगर तभी उसने मन ही मन खुद को यही कहकर समझाया कि बीवी के मामले में जब परेशानी आती है तो इंसान ऐसा ही हो जाता है, चाहे वो इतना बड़ा आदमी रोहित मारवा हो या फिर हम जैसा कोई मिडिल क्लास। इसके बाद इंस्पेक्टर जाकर जीप में बैठ गए और उन्होंने जीप को आगे बढ़ा दिया। जीप अपनी रफ्तार से चली जा रही थी। एक तरफ जहां ये सब हो रहा था तो वहीं दूसरी तरफ अनिका को विकी ने कहा, ठीक है अनिका, मुझे लगता है कि तुम्हें अब जाना चाहिए। तुम जाओ, मैं तुम्हें ऑटो स्टैंड तक छोड़ देता हूं, फिर उसके बाद तुम वहां से चली जाना। तभी अनिका ने कहा, नहीं विकी, मुझे अब यहीं से जाना चाहिए। मुझे नहीं लगता कि तुम्हारा वहां तक आना ठीक है। पता नहीं, मुझे अंदर ही अंदर अजीब सा लग रहा है। इसलिए मैं यही चाहूंगी कि तुम यहीं से वापस चले जाओ, और फिर जो भी बातें होंगी, जैसा होगा हमें आगे बात करनी होगी। लेकिन फिलहाल मुझे घर जाना चाहिए। वैसे भी बहुत देर हो गई है, आगे मुझे ऑटो मिल ही जाएगा। इतना कहने के बाद अनिका ने विकी की तरफ देखा। विकी इस वक्त खामोश खड़ा था। इस वक्त विकी को देखकर यही लग रहा था कि उसके मन में अनिका के लिए फिक्र दिखाई दे रही थी। अनिका ने जब विकी की तरफ देखा तो एक पल के लिए वो ठिठक कर रह गई, मगर उसने यही सोचा कि उसे इस वक्त कुछ भी नहीं कहना चाहिए। विकी चुपचाप खड़ा अनिका की तरफ देख रहा था। अनिका ने जब ये देखा तो उसे थोड़ा अजीब लगा, मगर उसने इस वक्त विकी को टोकना सही नहीं समझा। उसने विकी की तरफ देखकर कहा, ठीक है विकी, मैं चलती हूं, तुम ठीक से जाना। इतना कहने के बाद अनिका जब जाने लगी तब अचानक से ही विकी ने पीछे से उसका हाथ पकड़ लिया। अनिका ने कभी भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि विकी इस तरह से उसका हाथ पकड़ लेगा। अनिका ने आसपास देखा, वो जगह काफी सुनसान थी, आसपास कोई नजर भी नहीं आ रहा था। मगर कहीं ना कहीं अनिका जानती थी कि विकी उसके साथ किसी भी तरह की बदतमीजी नहीं करेगा, क्योंकि विकी को उसके पापा करण गुलेरिया ने भेजा था। इस कारण से अनिका ने विकी की तरफ मुड़कर देखा तो उसने पाया कि विकी उसे बेहद ही अलग नजरों से देख रहा था। विकी की आंखों में कुछ आज अलग ही नजर आ रहा था। अनिका जिससे परेशान हो रही थी। अनिका ने अपना हाथ छुड़ाते हुए कहा, क्या हुआ विकी, तुम्हें कुछ कहना है क्या, या कोई भी परेशानी है तो तुम मुझे बता सकते हो। अनिका की तरफ देखकर विकी ने कहा, क्या तुम्हें मेरी चिंता होती है। विकी के मुंह से जब ये निकला तो अनिका के रिएक्शन बदल गए। उसका चेहरा हैरानी में बदल गया। उसने विकी की तरफ देखकर पूछा, क्या मतलब, मैं कुछ समझी नहीं, तुम कहना क्या चाहते हो, और इस तरह से तुम मुझसे ये सवाल क्यों पूछ रहे हो। अभी तक तो तुम ठीक थे, फिर अभी अचानक से क्या हो गया। अनिका जहां ये सब सवाल कर रही थी, वहीं हल्की रोशनी में अनिका का चेहरा विकी को कुछ ज्यादा ही खूबसूरत नजर आ रहा था। ठंडी ठंडी हवाएं जब अनिका की जुल्फों को उड़ाती और अनिका अपनी उड़ती जुल्फों को अपने कान के पीछे करती तो विकी को बेहद ही खुशी मिलती। कहीं ना कहीं विकी अनिका की खूबसूरती में इतना ज्यादा खो गया था कि वो ये तक भूल गया था कि अनिका एक शादीशुदा लड़की थी और उसके 3 बच्चे थे। इस वक्त विकी ये सब भूलकर बस अनिका को निहारे जा रहा था। विकी को न जाने क्या हुआ था, मगर वो सब कुछ भूल बैठा था। वहीं अनिका को ये सब थोड़ा अजीब लग रहा था। वो ये तय नहीं कर पा रही थी कि आखिर विकी के मन में क्या चल रहा है, मगर विकी उसे जिस तरह से देख रहा था उस कारण से अनिका को कंफर्टेबल महसूस नहीं हो रहा था। तभी विकी ने अचानक से मानो होश में आते हुए कहा, कुछ नहीं, तुम जाओ, और हाँ ठीक से जाना, और पहुंचने के बाद मुझे मैसेज कर देना ताकि मुझे तसल्ली हो कि हाँ तुम सही सलामत पहुंच गई हो, और कुछ परेशानी नहीं हुई हो तो फिर मैं तुम्हें आगे बताऊंगा कि हमें आगे क्या करना है। इतना कहने के बाद विकी वहां से जाने लगा। वो कार के अंदर बैठने ही वाला था, इतने में अचानक से उसने देखा कि अनिका अभी भी उसी जगह पर खड़ी थी। अनिका को देखकर विकी ने दोबारा से पूछा, क्या हुआ अनिका। मगर इस बार अनिका ने कोई जवाब नहीं दिया। वो सामने के रास्ते पर बढ़ गई। जिस रास्ते पर अनिका जा रही थी उस रास्ते पर हल्की हल्की रोशनी थी और इस वक्त ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थीं। अनिका अपने कदम तेज रफ्तार से बढ़ा रही थी और वो यही सोचते हुए जा रही थी कि होटल रूम में कुछ हुआ ना हो और रोहित को उस पर शक ना हो। वो जब रूम में जाए तो रोहित उससे तरह तरह के सवाल ना पूछे, क्योंकि अनिका नहीं चाहती थी कि रोहित उससे कोई सवाल पूछे और अनिका किसी का भी जवाब देने में फंस जाए या उसे कोई तकलीफ हो। अनिका ये भी जानती थी कि वो जो कुछ भी कर रही थी वो गलत था। कहीं ना कहीं अगर रोहित की जगह कोई दूसरा शख्स होता
तो अब तक वो अनिका को बाहर आने जाने पर रोक लगा देता, मगर रोहित ने ऐसा नहीं किया था। ऊपर से रोहित अब तक बहुत ही अच्छे से अनिका से पेश आ रहा था। अनिका जब ये सब सोच रही थी, इसी बीच उसे ये भी याद आया कि उसने रोहित पर शक करके बहुत बड़ी गलती की थी। शायद इसका गिल्ट अनिका के मन में हमेशा के लिए रह जाने वाला था। अनिका चाहती तो थी कि वो रोहित से मिलकर इस बात को क्लियर करे, मगर कहीं ना कहीं अनिका को ये वक्त सही नहीं लग रहा था। अनिका इस वक्त किसी ऑटो या किसी टैक्सी की तलाश में लगातार आगे बढ़ रही थी। वो ये चाहती थी कि जल्द से जल्द उसे कोई ऑटो या टैक्सी मिल जाए, जिससे वो जल्दी से होटल पैराडाइज इंटरनेशनल पहुंचे, क्योंकि बच्चे वहां पर उसका इंतजार कर रहे थे। एक तरफ जहां अनिका बच्चों के बारे में सोच सोच कर परेशान हो रही थी, तो वहीं दूसरी तरफ बच्चे जो थे वो कार में बैठकर लगातार गुलेरिया हाउस की तरफ बढ़े जा रहे थे। इस वक्त वो बीचों बीच हाईवे पर थे। गाड़ी पूरी रफ्तार से चल रही थी। चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर गाड़ी को पूरी रफ्तार से भगा रहा था। इस वक्त उसके मन में भी यही चल रहा था कि कोई भी मुसीबत ना आए और वो बच्चों की मदद अच्छे से कर सके, क्योंकि वो भी कहीं ना कहीं चाहता था कि अनिका की याददाश्त वापस आ जाए और उसके बॉस यानी रोहित मारवा, जो इतनी परेशानी में रहते हैं, उनको थोड़ी सी चैन मिले। चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर ये बात अच्छी तरह से जानता था कि जब से अनिका की याददाश्त गई थी, उसके बाद से रोहित मारवा कितना ज्यादा परेशान हो गया था। उसका ध्यान बिजनेस में तो जरा भी नहीं था, और तो और अगर वो बिजनेस मीटिंग्स वगैरह में जाता भी था तो उसे हमेशा अनिका की चिंता लगी रहती थी। इसी कारण से तो रोहित अनिका और अपने बच्चों के साथ मनाली आ गया था, इस उम्मीद में कि यहाँ आने के बाद अनिका की याददाश्त शायद वापस आ जाए, मगर ऐसा कुछ नहीं हुआ था। चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर ये सब सोच ही रहा था कि इतने में रिया ने चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर की तरफ देखकर कहा, अंकल, हमारी आपने जो इतनी मदद की है, थैंक यू सो मच। हम लोग ये कभी नहीं भूलेंगे। सच में आप बहुत अच्छे हो। रिया की बात जब चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर ने सुनी तो वो बस मुस्कुरा दिया। उसने बस मुस्कुरा कर रिया की तरफ देखा और फिर उसके माथे पर हाथ फेरते हुए कहा, मगर आप सबको याद है ना, ये मेरी तरफ से पहली और आखिरी मदद है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग मुझे दोबारा ऐसी सिचुएशन में नहीं डालोगे, इसीलिए आप लोग आराम से बैठिए। हम गुलेरिया हाउस पहुंच जाएंगे तो वहां पर आपको जिस शख्स से काम है, आप वो काम कर लीजिएगा। मुझे पूरी उम्मीद है कि वो शख्स आपको वहीं पर मिल जाए। जैसे ही चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर ने ये कहा, अलेक्जेंडर का दिमाग चला। उसने तुरंत ही चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर से कहा, मगर अंकल, आपको हमारे साथ गुलेरिया हाउस के अंदर नहीं आना होगा, हम तीनों ही घर के अंदर जाएंगे। जैसे ही चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर ने ये सुना, उसके रोंगटे खड़े हो गए। वो इस वक्त सामने की तरफ गाड़ी देखकर चला रहा था, मगर उसका मन हुआ कि वो एक बार अलेक्जेंडर की तरफ देखकर पूछे कि आखिर वो ऐसा क्यों कह रहा था। मगर तभी चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर ने सामने की तरफ देखते हुए ही अलेक्जेंडर से पूछा, ये आप क्या कह रहे हैं? अगर मैं आप लोगों को अपने साथ ले जा रहा हूँ तो इसका ये मतलब है कि मैं भी आपके साथ गुलेरिया हाउस के अंदर आऊंगा। आपने ये सोच भी कैसे लिया कि मैं आप तीनों को अकेले गुलेरिया हाउस के अंदर जाने दूंगा? आपको पता है ना कि वहाँ कितना खतरा है, इसके बाद भी आप ऐसा कह रहे हैं? अलेक्जेंडर ने जब ये सुना तो उसने आर्यन की तरफ देखा। तभी आर्यन ने अलेक्जेंडर का इशारा समझा और उसने चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर से कहा, मगर अंकल, हमने कहा ना कि हमें वहाँ पर कोई खतरा नहीं है, और खतरा अंदर नहीं है बल्कि बाहर है। आपको भी पता है कि गुलेरिया हाउस जंगल के बीचों बीच बसा हुआ है और आसपास कितने सारे खतरनाक जानवर, सांप, बिच्छू कुछ भी हो सकते हैं। इसलिए आपको बाहर रहकर ये देखना है कि हमें बाहर से कोई खतरा ना हो। बाकी हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि अंदर किसी भी तरह का खतरा हमें नहीं होगा। इसलिए आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आपको बाहर ही रुकना होगा। हम अंदर सब कुछ खुद ही संभाल लेंगे। जैसे ही चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर ने ये सुना, उसने तुरंत ही कहा, नहीं, ये बिल्कुल नहीं हो सकता। मैं भी आप तीनों के साथ घर के अंदर चलूंगा, बस बात खत्म। मैं आप सबसे इस टॉपिक पर और बहस नहीं करना चाहता। इसके बाद चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर सामने देखकर गाड़ी चलाने लगा। उसका पूरा ध्यान सामने सड़क की तरफ था। वहीं तीनों बच्चे अब सोच में पड़ गए थे। उनके दिमाग में एक के बाद एक अजीब से ख्याल आने लगे थे। तीनों इस वक्त एक साथ मन ही मन सोचने लगे कि अगर चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर उनके साथ गुलेरिया हाउस के अंदर गया तो फिर हो सकता है कि बूढ़े बाबा उनके सामने आए ही नहीं, और फिर जिस मकसद से वो तीनों गुलेरिया हाउस जा रहे थे वो फिर पूरा हो ही ना। इस कारण से अब उनके सामने बड़ी मुसीबत आ गई थी।
तीनों को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर चीफ सिक्योरिटी गार्ड को मनाए तो मनाए कैसे, मगर तीनों बच्चों को कैसे ना कैसे करके ये करना था, क्योंकि वो अब पीछे नहीं हट सकते थे और ना ही चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर के साथ किसी तरह का धोखा कर सकते थे। तीनों बच्चों ने तो पहले सोचा कि अगर वो चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर को अपने साथ गुलेरिया हाउस आने के लिए मना सकते हैं तो फिर वो उसे बाहर रहने के लिए भी मना सकते हैं। यही सोचने के बाद अलेक्जेंडर ने रिया की तरफ देखकर कुछ इशारा किया। रिया अलेक्जेंडर का इशारा समझ गई। वो अभी कुछ कहने वाली थी, इतने में चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर ने अचानक से गाड़ी को ब्रेक लगा दी। तीनों बच्चों को समझ नहीं आया कि आखिर हुआ क्या। तीनों बच्चे सोच में पड़ गए और सोचने लगे कि आखिर चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर ने गाड़ी क्यों रोक दी। चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर ने जब अचानक से हाईवे के किनारे पर गाड़ी रोकी तो तीनों बच्चे हैरान होकर उसे देखने लगे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि अब अचानक से क्या हो गया। अंदर ही अंदर वो तीनों इस वक्त काफी घबराए हुए थे और वो नहीं चाहते थे कि अचानक से चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर का मूड बदले और वो वापस से उन्हें होटल पैराडाइज इंटरनेशनल ले जाए और उनके किए कराए पर पानी फिर जाए। इस कारण से वो कोई भी चांस नहीं लेना चाहते थे। चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर ने जैसे ही गाड़ी रोकी, रिया ने तपाक से पूछा, क्या हुआ अंकल, आपने गाड़ी क्यों रोक दी, क्या कोई दिक्कत है? रिया के ऐसा पूछने के बाद तुरंत ही अलेक्जेंडर ने भी कहा, हाँ बताइए, आपने इस वक्त इस जगह पर गाड़ी क्यों रोक दी? चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर ने अलेक्जेंडर की तरफ देखकर कहा, देखो बच्चों, मैं आप लोगों के साथ गुलेरिया हाउस जाने के लिए तैयार हूं। इसका मतलब ये नहीं कि आप आगे मुझे जो भी कहेंगे मैं आपकी हर बात मान लूंगा। इसलिए पहले आपको अग्री करना होगा कि आपके साथ गुलेरिया हाउस के अंदर मैं भी आऊंगा, तभी मैं आपको आगे ले जाऊंगा। नहीं तो मैं यहीं से गाड़ी घुमाकर वापस होटल पैराडाइज इंटरनेशनल ले जाऊंगा। बाकी मुझे पता है कि मुझे रोहित सर को कैसे जवाब देना है और उन्हें क्या कहना है, तो इसलिए अब फैसला आपके हाथों में है कि आपको क्या करना है। चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर ने साफ साफ शब्दों में तीनों बच्चों को कह दिया था कि वो तीनों बच्चों को गुलेरिया हाउस के अंदर अकेले जाने नहीं देगा, बल्कि वो भी साथ में आएगा। अब तीनों बच्चों की समझ में ये नहीं आ रहा था कि आखिर अब वो करें तो करें क्या, क्योंकि उनके सामने एक बहुत बड़ी मुसीबत आ खड़ी थी। उनको इस चीज का एहसास तक नहीं था। अब तीनों बच्चे एक दूसरे को देखने लगे थे और मन ही मन यही सोचने लगे थे कि अब उन्हें क्या करना है। लेकिन अलेक्जेंडर ये समझ गया था कि इस वक्त चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर उसकी एक बात नहीं सुनने वाला। कहीं ना कहीं चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर अपनी जगह पर सही था। वो किसी तरह का रिस्क नहीं लेना चाहता था। वो जानता था कि अगर तीनों बच्चों में से किसी को भी कुछ हुआ तो फिर रोहित उसे नहीं छोड़ेगा। रोहित उसकी बैंड बजा कर रख देगा और उसका जीना हराम कर देगा, और वो इस खतरे को अच्छी तरह से भांप चुका था। इसलिए चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर ने एक तरह से तीनों बच्चों को धमकी दे दी थी। अब तीनों बच्चों की समझ में नहीं आ रहा था कि वो कैसे चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर को मनाए। वो अभी यही सब सोच रहे थे कि इतने में रिया ने चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर की तरफ देखकर कहा, ठीक है अंकल, हमने आपकी बात मान ली, चलिए, मगर आप मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए, उसके बाद आप जैसा कहेंगे हम लोग वैसा ही करेंगे। रिया ने इतना कहने के बाद अलेक्जेंडर की तरफ देखकर आंखों ही आंखों में कुछ इशारा किया। अलेक्जेंडर समझ गया कि रिया अपने तरीके से सिक्योरिटी ऑफिसर को बातों में लाने की कोशिश कर रही है, इसलिए वो और आर्यन चुप हो गए। सिक्योरिटी ऑफिसर ने रिया की तरफ देखकर कहा, हाँ बताइए, आप क्या पूछना चाहती हैं? तभी रिया ने चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर की तरफ देखकर कहा, हम गुलेरिया हाउस क्यों जा रहे हैं? ताकि हम उस इंसान से मिल सके जिसने हमें वहां पर आने के लिए कहा था, और उसने ये साफ शब्दों में कहा था कि हम तीनों को ही वहां पर आना है। इसलिए तो हमने डैड को भी ये नहीं कहा। और आपको क्या लगता है कि अगर हमने डैड को कहा होता तो क्या वो हमारी बात नहीं सुनते? आपको भी पता है कि जहां बात मम्मा की आती है, डैड सबसे पहले वो काम करते हैं। मगर हमने ऐसा क्यों नहीं किया? क्योंकि उस इंसान ने कहा था कि वो हम तीनों के अलावा किसी से नहीं मिलेगा। तो अब आप सोचिए कि अब आप हम तीनों के साथ गुलेरिया हाउस के अंदर जाएंगे, और जब उस शख्स को पता चल जाएगा तो फिर क्या होगा? क्या वो हमसे मिलेगा? क्या हम जिस काम के लिए वहां पर जा रहे हैं वो पूरा होगा? हमारी तो मेहनत बर्बाद हो जाएगी और हमारे पास जो मौका है वो भी बर्बाद हो जाएगा। रिया की बात कहीं ना कहीं सही थी। चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर बात को समझ रहा था, पर वो रिया की हाँ में हाँ नहीं मिला सकता था, क्योंकि उसे तीनों बच्चों की सिक्योरिटी की भी परवाह थी। इस कारण से उसने कहा, देखिए,
आपकी बात बिल्कुल सही है, मैं आपकी बात से एग्री करता हूं, मगर आप मेरी परेशानी समझने की कोशिश कीजिए। अगर आप तीनों को जरा सी भी खरोंच भी आई तो सर मुझे नहीं छोड़ने वाले। आप सब तो जानते हैं कि रोहित सर का गुस्सा कैसा है, और तो और आप सब ये भी जानते हैं कि रोहित सर आप तीनों को लेकर कितने ज्यादा पॉजिटिव हैं। इसलिए मैं कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहता, और मुझे उम्मीद है कि आप मुझे किसी परेशानी में नहीं डालेंगे। चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर की बात सुनने के बाद रिया ने कुछ सोचकर कहा, तो फिर ऐसा करते हैं, हम वापस होटल पैराडाइज इंटरनेशनल चलते हैं। रिया के मुंह से जैसे ही ये निकला, अलेक्जेंडर और आर्यन का मुंह खुला का खुला रह गया। उन्हें अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा था। उनको एक पल के लिए लगा कि आखिर रिया क्या कह रही है। कहीं अगर चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर सही में गाड़ी घुमाकर होटल पैराडाइज इंटरनेशनल की तरफ जाने लगा तो फिर किए कराए पर पानी फिर जाएगा। वो नहीं चाहते थे कि चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर वापस से पैराडाइज होटल जाए, मगर रिया जिस तरह से कह रही थी अब उन्हें डर लगने लगा था। वो कुछ कहना तो चाहते थे, मगर तभी रिया ने इशारे से उन दोनों को चुप रहने को कहा। वहीं चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर ने जब रिया की बात सुनी तो उसे भी थोड़ी हैरानी हुई। उसे समझ नहीं आया कि तीनों बच्चे जो अभी इतनी मेहनत के बाद यहां तक आए थे वो वापस जाने की बात कर रहे थे। सिक्योरिटी ऑफिसर इस वक्त यही सोच रहा था कि आखिर रिया के मन में चल क्या रहा है। वो अभी यही सोच रहा था, इतने में रिया ने कहा, देखिए अंकल, हमने आप पर भरोसा किया और आपको हमारे साथ चलने के लिए कहा। हम आपकी परेशानी बिल्कुल अच्छी तरह से समझ रहे हैं। अगर हम आपकी जगह होते तो हम भी यही करते, मगर आप खुद ही सोचिए ना, हम वहां जाएंगे और आप कह रहे हैं कि आप हम तीनों के साथ गुलेरिया हाउस के अंदर आएंगे, और मैं आपको ये 100% गारंटी के साथ कह रही हूँ कि जब आप हमारे साथ आएंगे तो वो इंसान हमें नहीं मिलेगा, वो छुप जाएगा या वो भाग जाएगा। तभी चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर ने बीच में दखल देते हुए कहा, अरे ऐसे कैसे भाग जाएगा, मैं हूं ना, मैं एक ट्रेन ऑफिसर हूं, मुझे इन सब चीजों का बहुत अनुभव है। वो मेरी चंगुल से बचकर नहीं भाग पाएगा, और आप लोग चिंता मत करो, मैं आप सबका काम बिगड़ने नहीं दूंगा। तभी रिया ने झल्लाते हुए कहा, अरे अंकल, पिछली बार तो आप पूरी टीम के साथ आए थे, आपने तब उस इंसान को पकड़ा नहीं, तो फिर आप कैसे इस बार उस इंसान को पकड़ लेंगे। और आपको नहीं पता कि जब हम गुलेरिया हाउस के बाहर जाएंगे ना, अंदर बैठा वो शख्स जान जाएगा कि हम वहाँ पर आ गए हैं। जब वो देखेगा कि आप भी हमारे साथ अंदर आ रहे हैं, वो वहाँ से भाग जाएगा, और फिर हमें क्या मिलेगा, कुछ नहीं। जैसे पिछली बार आप लोगों को क्या मिला था, कुछ नहीं। इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि अगर हम लोग यहाँ तक आ गए हैं तो फिर हमें अपना काम कर लेने दीजिए प्लीज। और क्या आप नहीं चाहते कि मम्मा की याददाश्त वापस आ जाए? क्या आप नहीं चाहते कि मम्मा ठीक हो जाए? बताइए। और आप इस बात की बिल्कुल चिंता मत कीजिए कि हमें अंदर कोई खतरा होने वाला है, हम अंदर बिल्कुल सेफ रहेंगे, इस बात की गारंटी हम तीनों आपको देते हैं। तीनों बच्चे जहां चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर को मनाने में लगे हुए थे, तो वहीं दूसरी तरफ अनिका लगातार ऑटो का इंतजार करते हुए जा रही थी, मगर उसे अभी तक कोई भी ऑटो या टैक्सी नहीं मिली थी। अनिका परेशान हो गई थी। उसे एक पल के लिए लगा कि वो विकी को फोन कर ले, क्योंकि आसपास कहीं कोई ऑटो या टैक्सी और ना तो कोई इंसान नजर आ रहा था। अनिका को अंदर ही अंदर डर भी लग रहा था। उसने जब आगे देखा तो उसने पाया कि सामने सड़क के किनारे बड़ी बड़ी झाड़ियां उगी हुई थीं। अनिका ने जब सामने की तरफ देखा तो उसने ये भी गौर किया कि स्ट्रीट लाइट हल्की हल्की जली हुई थी, जिसके कारण सड़क पर उतनी रोशनी नहीं आ रही थी। अनिका ने जब सामने देखा तो उसे डर लग गया। उसे अंदर ही अंदर घबराहट होने लगी। वो सोचने लगी कि क्या उसे अकेले आगे बढ़ना चाहिए। अनिका काफी देर तक सोचती रही। जब उसे समझ नहीं आया तो उसने ही फैसला किया कि वो विकी को फोन करेगी। उसने ये फैसला लिया और वो विकी को फोन लगाने लगी, मगर तभी अनिका ने देखा कि विकी का फोन लग ही नहीं रहा है। अनिका को पहले समझ नहीं आया कि आखिर अचानक से क्या हो गया। तभी उसने अपने फोन के नेटवर्क की तरफ देखा। उसके फोन में नेटवर्क नहीं था। अनिका ने आसपास देखा, चारों तरफ झाड़ियां ही झाड़ियां थीं। वो एक सुनसान रास्ता था। उसे लगा था कि वो रास्ते से आगे बढ़ेगी और कुछ दूर जाने के बाद उसे कोई ऑटो या टैक्सी मिल जाएगी। हालांकि अगर अनिका दिन में वो सड़क पर आगे चलती तो उसे हर 5 मिनट में कोई टैक्सी या ऑटो मिल जाता, मगर रात के इस वक्त मनाली शहर वैसे भी सन्नाटे की चादर ओढ़ के सो जाता था और इस तरह के सुनसान रास्ते और भी सुनसान हो जाते थे। अनिका इन सब से बेखबर थी। उसे समझ नहीं आया कि अब वो क्या करे। विकी का भी फोन नहीं लग रहा था।
तभी उसने सोचा कि वो अगर आगे बढ़ेगी तो हो सकता है कि वो कहीं रास्ता भटक ना जाए। रात का वक्त था, ऊपर से काफी अंधेरा था और ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। अनिका को डर था कि कहीं आगे रास्ते में कोई जंगली जानवर या फिर कोई गुंडे बदमाश उसके सामने आ गए तो वो क्या करेगी। वो तो मदद के लिए भी किसी को नहीं बुला सकती थी, क्योंकि वो जिस जगह पर थी वो पूरा सुनसान इलाका था। अनिका का मन ये सोचते हुए सिहर गया। उसने आखिर में यही फैसला किया कि वो वापस उसी रास्ते पर पीछे मुड़ जाएगी और वहां से उस जगह पर जाएगी जहां पर उसने विकी को बाय बोलकर छोड़ा था। वो जानती थी कि विकी उस जगह पर उसे नहीं मिलेगा, मगर अनिका इस उम्मीद में उस जगह पर जाना चाहती थी कि एक बार वहां वो आ जाएगी तो हो सकता है कि वहां से विकी को जब वो फोन लगाए तो विकी का फोन लग जाए या फिर कोई मदद मिल जाए। इस कारण से अनिका वापस से पीछे मुड़ गई और उसी रास्ते पर चलने लगी। करीब 10 मिनट चलने के बाद अनिका ने देखा कि थोड़ी देर पहले विकी से विदा लेकर अनिका जहां से चली थी उसी जगह पर वो पहुंचने वाली थी। अनिका चल रही थी, तभी अचानक से उसकी नजर सामने की तरफ पड़ी। सामने की तरफ देखते हुए उसने देखा कि सामने विकी की वही काली गाड़ी खड़ी थी। अनिका को पहले हैरानी हुई, उसे लगा कि ये कार किसी दूसरे शख्स की है, मगर अनिका थोड़ा और पास गई तो उसे यकीन हो गया कि ये गाड़ी किसी और की नहीं बल्कि विकी की ही है। विकी की गाड़ी को अनिका अच्छी तरह से पहचान चुकी थी। अनिका के चेहरे पर खुशी दिखाई देने लगी। उसके चेहरे पर हैरानी के भाव खुशी के भाव में बदल गए। उसकी आंखों में चमक दिखाई देने लगी। अनिका को लगा कि जैसे ऊपर वाले ने आज उसकी बहुत बड़ी मदद कर दी थी। अनिका अभी विकी के पास जा ही रही थी, इतने में उसने देखा कि विकी कार के बोनट पर बैठा हुआ था और उसके सामने कोई शख्स खड़ा था। उस शख्स को देखने के बाद अनिका अपनी जगह पर रुक गई। वो वहीं एक खंबे के पीछे छुप गई और वहां से विकी और उस शख्स की तरफ देखने लगी। अंधेरे में उस शख्स की शक्ल ठीक से दिखाई नहीं दे रही थी, मगर दोनों क्या बात कर रहे थे अनिका सुनना चाहती थी, क्योंकि अनिका को यह भी ठीक नहीं लग रहा था कि वो इस तरह से अचानक से विकी के पास चली जाए, क्योंकि वो नहीं जानती थी कि उसके सामने खड़ा शख्स कौन होगा। हो सकता है अनिका जब विकी के सामने जाए तो विकी उसे वहां अचानक देखकर ऑकवर्ड फील करे। अनिका ये सोच ही रही थी, इतने में तभी उसने देखा कि विकी कार की बोनट से उठा और उसने उस शख्स के कंधे पर हाथ रखा। तभी अनिका ने देखा कि दोनों चलते हुए उसकी तरफ ही आ रहे हैं। ये देख अनिका घबरा गई। अनिका उस खंबे के पीछे खड़ी होकर सामने की तरफ देख रही थी। तभी उसने देखा कि विकी और उसके साथ खड़ा शख्स उसकी ओर ही आ रहे हैं। यह देख अनिका खंबे के पीछे खड़ी छुपने की कोशिश करने लगी। वो नहीं चाहती थी कि विकी उसे इस तरह से देखे। अनिका घबरा गई थी। इतने में उसने देखा कि वो दोनों बात करते करते दूसरी ओर जाने लगे, जिस तरफ खंबे में लाइट लगी हुई थी। दोनों यहां वहां टहल रहे थे। तभी अचानक उस खंबे की लाइट की रोशनी में अनिका ने उस शख्स का चेहरा देखा जो विकी के साथ था और जिसके कंधे पर विकी ने हाथ रखा था। उस शख्स का चेहरा देखते ही अनिका का दिलो दिमाग घूम गया। उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसकी आंखें जो देख रही थीं वो सच था या कोई भ्रम। अनिका ने पहले तो अपनी आंखें 2-3 बार मसली, क्योंकि उसे अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हो रहा था कि उसकी आंखें जो सामने देख रही थीं वो सच था या नहीं। सामने जो शख्स विकी के साथ खड़ा था वो कोई और नहीं बल्कि सागर सान्याल था। वही सागर सान्याल जो कहीं ना कहीं रोहित को बर्बाद करना चाहता था और आए दिन अनिका से जब भी मिलता अनिका के साथ फ्लर्ट करने की कोशिश करता था। साथ ही ये वही सागर सान्याल था जिसने कुसुम की जिंदगी बर्बाद कर दी थी और उसके कारण कुसुम और उसकी मां इस दुनिया में नहीं रहे थे। अनिका ने जब अपनी आंखों के सामने विकी के साथ सागर सान्याल को देखा तो उसकी हैरानी का कोई ठिकाना नहीं रहा। उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे ऐसा लगा जैसे उसका पूरा शरीर सुन्न पड़ गया हो। उसका दिमाग सोचने समझने की शक्ति खो बैठा। अनिका को कहा गया था कि वो ज्यादा प्रेशर अपने दिमाग पर न डाले और ना ही ज्यादा टेंशन ले, मगर उसके साथ नियति कुछ ऐसा खेल खेल रही थी कि ना चाहते हुए भी अनिका को टेंशन लेना पड़ता था। अब तक अनिका तो यही सोचती आ रही थी कि विकी उसके साथ है और विकी सागर सान्याल को जानता तो है मगर उससे कभी मिला नहीं, क्योंकि आज कैफे में भी विकी सागर सान्याल के बारे में अनिका को यही कह रहा था। मगर इस वक्त विकी सागर सान्याल के कंधे पर हाथ रखकर जिस तरीके से बात कर रहा था, दोनों को देखकर ऐसा लगता था जैसे दोनों पुराने यार हों।
तभी अनिका के मन में ये ख्याल आया कि हो सकता है कि वो जैसा देख रही हो वैसा हो ही ना। अनिका एक पल के लिए इस बात पर सोचने लगी। वो मन ही मन यही सोच रही थी कि विकी उसे धोखा नहीं देगा, क्योंकि विकी वो आदमी था जिसे करण गुलेरिया यानी अनिका के पापा ने उसके पास भेजा था मदद के लिए। तो फिर विकी अनिका को कैसे धोखा दे सकता है? मगर जहां एक तरफ अनिका का दिल दिमाग ये कह रहा था, वहीं वो अपनी आंखों के सामने जो देख रही थी वो कुछ और ही कहानी बयां कर रही थी। अब अनिका को समझ नहीं आ रहा था कि वो अपनी आंखों के सामने जो देख रही थी उस पर विश्वास करे या फिर उसका जो दिलो दिमाग कह रहा था उस पर। अनिका मन ही मन यही सोच रही थी कि वो कुसुम को न्याय दिलाने के लिए रोहित से झूठ बोलने को तैयार हो गई थी। यहां तक कि उसने रोहित से झूठ कह भी दिया था और विकी पर भरोसा किया था। विकी के साथ मिलकर वो कुसुम के केस को कोर्ट में रीओपन करना चाहती थी। मगर इस वक्त उसकी आंखें जो देख रही थीं, उस पर अनिका को विश्वास नहीं हो रहा था। उसे यही लग रहा था कि कहीं विकी भी उसके साथ धोखा तो नहीं कर रहा है और कहीं विकी सागर सान्याल से मिला तो नहीं है। मगर अनिका इस बात पर यकीन ही नहीं कर पा रही थी। अनिका ने फिर अपने मन में यह सवाल किया कि अगर विकी सागर सान्याल से मिला हुआ है तो फिर वो अनिका की मदद क्यों कर रहा था? और तो और अनिका को उसने उस एटीएम के सीसीटीवी कैमरे का एक्सेस हैक करने के लिए क्यों कहा था? क्या ये उसकी कोई चाल थी? अनिका विकी और सागर सान्याल को साथ देखकर हैरान थी और वो ये सोच रही थी कि आखिर दोनों इस वक्त साथ में क्या कर रहे हैं। तभी उसने देखा कि सागर सान्याल और विकी हंस हंस कर एक दूसरे से बातें कर रहे थे। उन दोनों को देखकर यही लग रहा था कि दोनों काफी पुराने दोस्त थे और दोनों इस वक्त ऐसे ही हंसी मजाक कर रहे हों। अनिका ने कभी भी ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि विकी का कोई ऐसा भी चेहरा होगा जो उसके सामने इस तरह से आएगा। अनिका इस वक्त ना तो विकी पर पूरी तरह से शक कर पा रही थी और ना ही विकी पर पूरी तरह से भरोसा कर पा रही थी, क्योंकि उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि वो करे तो करे क्या, क्योंकि उसे पता ही नहीं था कि विकी कैसा आदमी था। अभी कुछ दिन पहले जहां वो रोहित पर शक कर रही थी, अब अचानक से उसके सामने कुछ ऐसे सबूत आ गए थे कि उसे पता चला था कि उसने रोहित पर शक करके सबसे बड़ी भूल की थी। उसे रोहित पर शक नहीं करना चाहिए था, मगर अब वो विकी को इस तरह से सागर सान्याल के साथ देखकर सोच में पड़ गई कि उसे विकी पर शक करना चाहिए या नहीं। अनिका यही सोच रही थी कि अगर विकी सागर सान्याल का दोस्त है या फिर सागर सान्याल विकी का दोस्त है तो विकी ने यह सब अनिका को पहले क्यों नहीं बताया। वो यही सोच रही थी कि आखिर विकी ने उससे इतना बड़ा सच छुपाया तो छुपाया क्यों, आखिर इसके पीछे क्या कारण हो सकता है। ये बात अनिका के दिलो दिमाग में घूमने लगी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो अब क्या करे। वो अभी कुछ आगे कहती, कुछ सोच पाती, इतने में उसने महसूस किया कि उसे अंदर से एक बेचैनी सी महसूस हो रही है। अनिका को अंदर ही अंदर कुछ खाए जा रहा था। उसके माथे से ठंडा पसीना बाहर आ रहा था। साथ ही साथ अनिका पूरी तरह से पसीने से नहा चुकी थी। उसे अंदर ही अंदर अजीब लग रहा था। अनिका कुछ समझ पाती, इतने में उसने महसूस किया कि उसका गला सूखने लगा है। उसे पानी की जरूरत महसूस हो रही थी। अनिका को कैसे भी पानी चाहिए था। तब उसने फैसला किया कि वो विकी के पास जाएगी और पानी मांगेगी, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे विकी या सागर सान्याल दोनों ही उसे देख क्यों ना लें। अनिका बिना किसी बात की परवाह के आगे बढ़ने की कोशिश कर रही थी। इतने में उसने देखा कि वो आगे बढ़ ही नहीं पा रही है, क्योंकि उसे आगे अपनी आंखों के सामने सब कुछ धुंधला सा नजर आ रहा था। उसे कुछ भी साफ साफ नजर ही नहीं आ रहा था। तभी अचानक से अनिका ने महसूस किया कि उसका सर घूमने लगा है। अनिका को इस तरह से पहले कभी महसूस नहीं हुआ था। उसको समझ नहीं आया कि उसके साथ क्या हो रहा है। अचानक से उसकी आंखों के सामने रोहित का चेहरा दिखाई देने लगा। रोहित का वो चेहरा अनिका की आंखों के सामने घूमने लगा था। वो रोहित रोहित चिल्लाना चाहती थी, मगर उसके कंठ से आवाज नहीं निकल रही थी। इसी के साथ अनिका को तीनों बच्चों का चेहरा याद आने लगा। अनिका को एक पल के लिए ऐसा लगने लगा जैसे अनिका अब दोबारा ना तो अपने बच्चों से मिल पाएगी और ना ही रोहित से। इस सोच ने ही अनिका को अंदर ही अंदर तोड़ डाला। वो खुद को संभाल नहीं पाई और धड़ाम से वो उसी जगह पर गिर गई। अनिका जिस जगह पर गिरी थी वहां से विकी और सागर सान्याल थोड़ी दूरी पर थे। इस कारण से दोनों के बीच काफी डिस्टेंस था। जब अनिका गिरी तो उन दोनों को एहसास नहीं हुआ। दोनों अपनी ही बातों में लगे हुए थे। उनको ये भी नहीं पता था कि खंबे के पीछे अनिका बेहोश पड़ी है। इधर विकी ने सागर सान्याल से हाथ मिलाते हुए कहा,
मुझे लगता है कि तुम मेरी बात समझ गए होगे। अब मैं चलता हूँ, बाद में तुमसे मिलूंगा। इतना कहने के बाद विकी कार में बैठा और वहां से निकल गया। उसके जाते ही सागर सान्याल भी सामने वाले रास्ते पर आगे की तरफ गया। वहां पर उसकी गाड़ी खड़ी थी। वो अपनी गाड़ी में बैठा और वहां से वो भी चला गया। अब वो जगह खाली थी। उस जगह पर सिर्फ अनिका बेहोश पड़ी हुई थी। एक तरफ जहां अनिका उस सुनसान इलाके में बेहोश पड़ी हुई थी, तो वहीं दूसरी तरफ इधर कार में बैठे तीनों बच्चों की बातों को सुनने के बाद चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर मजबूर हो गया था। उसे ना चाहते हुए भी बच्चों की बात माननी पड़ी। आखिर में उसने तीनों बच्चों से कहा, ठीक है, अगर आप लोग यही चाहते हैं तो यही सही। मैं आपकी बात नहीं टाल सकता, क्योंकि हम लोग आधे रास्ते तक आ गए हैं और मैं नहीं चाहता कि हम लोग यहाँ से वापस होटल पैराडाइज इंटरनेशनल लौट कर जाएं। इस कारण से मैं आपकी बात मान रहा हूँ, मगर हाँ, आप सबको मुझसे प्रॉमिस करना होगा कि अगर आपको वहाँ किसी भी तरह का खतरा महसूस हो तो आप तुरंत मुझे फोन करेंगे। आप तीनों का फोन आपके पास होगा। बोलिए, मंजूर है? तभी तीनों ने हामी भरते हुए कहा, हमें मंजूर है अंकल, और दोबारा आप इस बात से बेफिक्र रहिए कि हमें वहाँ पर कुछ होगा। हम आपको गारंटी देते हैं कि वहाँ हमें कुछ नहीं होगा, और हम तो आपको ये भी कह रहे हैं कि हमें वहाँ ज्यादा वक्त लगेगा भी नहीं। बस हमें उस इंसान से एक बार मिलना है। उसके बाद फिर 10 मिनट के अंदर अंदर हम वापस आपके पास आ जाएंगे और फिर वहाँ से हम लोग होटल पैराडाइज इंटरनेशनल लौट आएंगे, क्योंकि हमें फिर जल्दी घर भी तो जाना है, तो इसलिए डोंट वरी अंकल। तीनों बच्चों की बातों को सुनने के बाद चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर ने मन ही मन यही कहा कि बस कोई परेशानी खड़ी ना हो, नहीं तो उसे रोहित नहीं छोड़ने वाला। इतना सोचने के बाद चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर ने गाड़ी को स्टार्ट किया और फिर गुलेरिया हाउस की तरफ बढ़ने लगा। हाईवे पर इस वक्त गाड़ी तेज रफ्तार से भाग रही थी। थोड़ी ही देर में गाड़ी गुलेरिया हाउस के सामने थी। इस वक्त चारों तरफ सन्नाटा था। रात के 8 बज रहे थे। जंगल में कई सारे जानवरों के चीखने चिल्लाने की आवाज आ रही थी। तीनों बच्चों को इस वक्त डर नहीं लग रहा था। तभी सिक्योरिटी ऑफिसर ने तीनों बच्चों की तरफ देखकर पूछा, आप सबको डर तो नहीं लग रहा ना? तभी रिया ने सिक्योरिटी ऑफिसर की तरफ देखकर कहा, अंकल आप भूल रहे हैं कि हम यहाँ पहले भी आ चुके हैं और इस वक्त तो आप हमारे साथ हैं, तो फिर हमें डरने की क्या जरूरत है? और पिछली बार जब हम लोग यहाँ आए थे तो हम अकेले आए थे। हमें उस वक्त जब डर नहीं लगा तो इस वक्त डर कैसे लगेगा? सिक्योरिटी ऑफिसर ने जब रिया की ये बात सुनी तो उसने फिर कुछ आगे कहना सही नहीं समझा। सिक्योरिटी ऑफिसर ने बात बदलते हुए तीनों बच्चों से कहा, ठीक है, तो मैं यहीं गेट के पास रहता हूँ। आप सब अंदर जाइए और मैं आपको फिर से समझा रहा हूँ। अगर आपको किसी भी तरह का खतरा या किसी भी तरह की कुछ भी चीज अजीब लगे, आप मुझे तुरंत फोन करेंगे, या आप में से कोई बस चिल्ला भी देगा तो मैं ये इशारा समझ जाऊंगा और मैं आपके पास आ जाऊंगा। आई बात समझ में? एम आई क्लियर? चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर की बात सुनकर तीनों बच्चों ने हाँ में सर हिला दिया। इसके बाद फिर सिक्योरिटी ऑफिसर ने तीनों बच्चों की तरफ देखकर थम्स अप किया और फिर कहा, तो ठीक है, आप लोग जल्दी जाइए और जल्दी से आइए। मैं यहीं पर खड़ा आपका इंतजार कर रहा हूं। ये सुनने के बाद तीनों बच्चे गुलेरिया हाउस के अंदर जाने लगे। उन्हें अपनी आंखों के सामने पुराना गुलेरिया हाउस, जो कि खंडर बन चुका था, वो दिखाई दे रहा था। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि वो दोबारा से इस वक्त रात के अंधेरे में गुलेरिया हाउस आ गए थे। उन्हें यह सब किसी सपने के जैसा लग रहा था। तीनों बच्चे अंदर ही अंदर बेहद खुश थे। उनका मन नाचने गाने को हो रहा था, क्योंकि कहीं ना कहीं अब रिया की परेशानी खत्म हो जाने वाली थी। बूढ़े बाबा उनको मिल जाने वाले थे और फिर वो रिया की परेशानी का हल बता देने वाले थे। इस कारण तीनों बच्चे खुशी से गुलेरिया हाउस के अंदर जाने लगे। तीनों धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे। चारों तरफ अंधेरा था, मगर तीनों बच्चों के हाथ में टॉर्च थी। साथ ही साथ उन्होंने अपने साथ अपना अपना फोन रख लिया था। तीनों बच्चे जानते थे कि कभी भी फोन की जरूरत पड़ सकती थी, मगर तीनों बच्चे रिलैक्स थे। उन्हें पता था कि अंदर जो इंसान है वो एक बूढ़ा आदमी है, जिनसे उनको कोई खतरा नहीं है। तीनों बच्चे अंदर जैसे ही उस कमरे के पास पहुंचे जहां बूढ़े बाबा रहते थे, उन्होंने अपनी आंखों के सामने जो देखा, उसे देख उनकी हैरानी का कोई ठिकाना ही नहीं रहा। तीनों बच्चे गुलेरिया हाउस के अंदर पहुंच चुके थे। उन्होंने जब उस कमरे की तरफ देखा तो वो बुरी तरह से हैरान हो गए। कमरे में सारा सामान बिखरा हुआ पड़ा था। कमरे को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने जानबूझकर कमरे का सामान बिखेर दिया हो।
अलेक्जेंडर ने तभी कमरे के अंदर घुसते हुए कहा, बूढ़े बाबा आप कहाँ हैं? देखिए हम आपसे मिलने आए हैं। अलेक्जेंडर के पीछे पीछे रिया और आर्यन भी कमरे के अंदर आए, मगर उन्हें बूढ़े बाबा कहीं भी नजर नहीं आ रहे थे। कमरे की हालत बुरी तरह से बिगड़ चुकी थी। ये देखकर रिया बुरी तरह से डर गई। उसने घबराते हुए कहा, बूढ़े बाबा यहाँ नहीं है, अब मेरा क्या होगा? मेरी प्रॉब्लम को सलूशन उनके पास था। कहते हुए रिया जोर जोर से रोने लगी। रिया को इस तरह से पैनिक करता देख आर्यन और अलेक्जेंडर घबरा गए और वो रिया को समझाने लगे। तभी अचानक से रिया के सामने एक खंडर बन चुके कमरे में साया दिखाई पड़ा। उस साय को देखते ही रिया चिल्ला पड़ी, बूढ़े बाबा ये आप हैं क्या? रिया की आवाज सुनते ही अलेक्जेंडर और आर्यन भी हैरान होकर उस तरफ देखने लगे। उन्हें भी वहां एक साया दिखाई पड़ा। दोनों अभी कुछ सोच विचार करते, इससे पहले ही रिया उस साय की तरफ जाने लगी। रिया ने उस कमरे से अपने कदम बाहर निकाले ही थे कि उसने देखा कि वो साया वहां से जा रहा है। सामने की तरफ की दीवार टूटी हुई थी, वो साया उसी तरफ पड़ रहा था। रिया ने जब ये देखा तो वो चिल्ला पड़ी, बूढ़ी बाबा रुक जाइए, हम आपसे मिलने आए हैं, प्लीज हमारी बात सुनिए। कहते हुए रिया भी उसी ओर जाने लगी। वहीं आर्यन और अलेक्जेंडर रिया को पीछे से रोकने की कोशिश कर रहे थे। एक मिनट रिया रुक जाओ। मगर रिया तो जैसे कि अलेक्जेंडर और आर्यन की बात सुन ही नहीं रही थी। इसी बीच वो साया दौड़ने लगा। उसे इस तरह से भागता देख रिया भी चिल्लाती हुई उसके पीछे भागने लगी। अलेक्जेंडर और आर्यन ने जब रिया को इस तरह दौड़ते हुए देखा तो वो भी उसे रोकने के लिए उसके पीछे पीछे भागने लगे। इधर दूसरी तरफ चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर ने जब बच्चों की चीखने चिल्लाने की आवाज सुनी तो वो घबरा गया। उसे लगा कि कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं हो गई। जैसे ही चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर के मन में ये ख्याल आया, वो दौड़ते हुए उस कमरे की तरफ जाने लगा जहां पर बच्चे थे। एक तरफ जहां ये सब चल रहा था तो वहीं बेहोश अनिका अभी भी उसी जगह पर पड़ी हुई थी। धीरे धीरे ठंड बढ़ती जा रही थी और तो और अनिका के आसपास कोई नहीं था। वो पूरा इलाका सुनसान था, मगर अचानक से आसमान में पक्षियों का झुंड दिखाई देने लगा था। रात के इस वक्त उस जगह पर सारे पक्षी एक के बाद एक आवाजें निकाल रहे थे। तभी अचानक से वहां आसपास की झाड़ियां हिलने लगी और अजीब अजीब सी आवाजें आने लगी। ऐसा लग रहा था मानो कोई था जो अनिका के आसपास था। इसी बीच एक बेहद ही खतरनाक और जहरीला किंग कोबरा सामने सड़क की तरफ से अनिका की तरफ आने लगा। उसकी आंखों में अनिका की छवि साफ साफ दिखाई दे रही थी। ये किंग कोबरा अनिका को ही देखते हुए रेंग कर अनिका के पास आ गया और उसके सिर के पास बैठ गया। इन सब के अलावा अब भी आसपास की झाड़ियों में हलचल पैदा हो रही थी और तरह तरह की आवाजें आ रही थीं। अनिका इन सब से अनजान बेहोश पड़ी हुई थी। वक्त के साथ झाड़ियों में हलचल बढ़ती जा रही थी। थोड़ी ही देर में अनिका के पास बैठा वो किंग कोबरा रेंगते हुए सामने घनी झाड़ियों की तरफ जाने लगा। उसे आने वाले खतरे का अनुमान हो चला था। अब पक्षियों का शोर और झाड़ियों में हलचल और भी ज्यादा बढ़ गई थी। इसी बीच आसमान में मौजूद वो सारे पक्षी अचानक वहां से जाने लगे, मानो उन्हें भी कुछ आभास हो गया हो। वहीं इधर दूसरी तरफ इंस्पेक्टर गिरीवाल इस वक्त अपनी जीप पूरी रफ्तार में एक सुनसान सड़क पर भगा रहा था। रोहित चुपचाप जीप के अंदर बैठा हुआ था। उसे इस तरह से चुप बैठा देख इंस्पेक्टर गिरीवाल ने पूछा, साहब वैसे जो भी कहिए, बहुत अजीब हो गया है सब कुछ। कब क्या घटना घट जाती है पता ही नहीं चलता। तभी रोहित ने इंस्पेक्टर की तरफ देखकर कहा, तुम ऐसा क्यों कह रहे हो इंस्पेक्टर? तुम्हारे साथ ऐसी क्या घटना घटी? तभी इंस्पेक्टर गिरीवाल ने फ्लो में कह दिया, अरे साहब आपको क्या पता, अभी कुछ दिन पहले ही मेरे साथ क्या हुआ। ऐसी मुसीबत मुझ पर आई थी कि मैं क्या ही बताऊं। इसी बीच अचानक से इंस्पेक्टर गिरीवाल को यह ख्याल आया कि उसने जल्दबाजी में वो बात कह दी थी जो वो रोहित को नहीं बताना चाहता था। मगर तभी इंस्पेक्टर को लगा कि अगर उसने अब झूठ कहा तो फिर हो सकता है कि रोहित उनका झूठ पकड़ ले। इसलिए इंस्पेक्टर रोहित को सब कुछ बताने लगा। जब वो शर्मिला के घर के सामने दिखने वाली पहाड़ी पर बने घर के अंदर गया था और उसके साथ वहां पर क्या क्या हुआ था। रोहित जो अब तक इंस्पेक्टर की बातें शांति से सुन रहा था, अचानक से उसे अंदर ही अंदर बेचैनी सताने लगी। उसके माथे से ठंडा पसीना बहने लगा। रोहित ने तभी अचानक से कहा, इंस्पेक्टर गाड़ी रोको। इंस्पेक्टर गिरीवाल ने जब ये सुना उसको झटका लगा। वो अभी रोहित से कोई सवाल पूछता इससे पहले ही रोहित ने चिल्लाकर कहा, इंस्पेक्टर मैंने कहा ना गाड़ी रोको इसी वक्त।
इंस्पेक्टर ने डर से अपनी जीप रोक दी। जीप के रुकते ही रोहित उतरा और बाहर ताजी हवा लेने की कोशिश करने लगा, मगर उसका मन अभी भी बेचैन लग रहा था और उसे बार बार अनिका का ख्याल आ रहा था। रोहित को कहीं ना कहीं ऐसा आभास हो रहा था मानो अनिका जहां भी थी उस पर कोई खतरा आने वाला था। रोहित अपनी बेचैनी का कारण समझने की कोशिश में लगा हुआ था। वहीं इधर इंस्पेक्टर गेरीवाल ने जब रोहित को इस तरह से बेचैन देखा तो उसने पूछा, साहब क्या हुआ, आपकी तबीयत तो ठीक है? रोहित ने तभी खुद पर काबू करते हुए कहा, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मेरी अनिका किसी खतरे में है। मुझे उसके पास जाना होगा। तुम जाओ, मैं यहाँ से चला जाऊंगा। ये सुनते ही इंस्पेक्टर गेरीवाल हैरान हो गया। उसने हैरान होकर कहा, साहब ये क्या कह रहे हैं आप? मैं आपको इस सुनसान जगह पर अकेले छोड़कर कैसे जा सकता हूँ? रोहित को कहीं ना कहीं इस वक्त शांति की जरूरत थी। उसने इंस्पेक्टर की बात सुनी तो वो भड़क गया। उसने झल्ला कर कहा, मैं कोई छोटा बच्चा नहीं हूँ, तुम जाओ यहाँ से, मैं अपने गार्ड्स को बुला लूंगा। मुझे इस वक्त अकेला छोड़ दो, मुझे मेरी अनिका के पास जाना है, वो जरूर किसी खतरे में है। कहते हुए रोहित सामने एक कच्ची सड़क की तरफ आगे बढ़ने लगा। इंस्पेक्टर गेरीवाल ने जब ये देखा तो वो चिल्लाते हुए बोला, सर आप इस तरफ कहाँ जा रहे हैं? मेरी बात मानिए, मेरे साथ चलिए, मैं आपके साथ चलता हूँ। मगर एक रोहित था जो उसकी बात सुन ही नहीं रहा था। इंस्पेक्टर गेरीवाल तभी दौड़कर रोहित के पास गया। वो अभी रोहित को रोकता, इतने में रोहित इंस्पेक्टर गेरीवाल को घूरने लगा। रोहित की आंखें देख इंस्पेक्टर गेरीवाल समझ गया कि उसका यहाँ से जाना ही सही है। इंस्पेक्टर गेरीवाल जानता था कि उसके सामने जो शख्स खड़ा है वो शहर का बहुत बड़ा और रईस आदमी रोहित मारवा है, जिसके सामने हर खतरा छोटा है। उसने रोहित को अब कुछ नहीं कहा और जीप को स्टार्ट करके आगे बढ़ गया। इंस्पेक्टर गेरीवाल के जाने के बाद अब रोहित उसी सड़क पर आगे बढ़ने लगा और सोचने लगा कि उसे एक बार अनिका से बात करके कंफर्म करना चाहिए कि वो सही सलामत है या नहीं। रोहित अनिका को फोन लगाने लगा, मगर अनिका फोन नहीं उठा रही थी। ये देख रोहित को अनिका की फिक्र सताने लगी। वो कुछ ज्यादा ही परेशान नजर आने लगा। वो कुछ सोचता हुआ उसी रास्ते पर आगे बढ़ने लगा। साथ ही साथ रोहित अपने चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर का भी फोन ट्राई कर रहा था, मगर वो भी फोन नहीं उठा रहा था। एक तरफ रोहित अपने चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर को फोन लगा रहा था, वहीं दूसरी तरफ चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर जब भागकर उस कमरे में आया तो उसने वहां पर बच्चों को नहीं पाया। वो कमरे में बच्चों को न देखकर बुरी तरह से परेशान हो गया। वो यही सोचने लगा कि आखिर बच्चे गए तो गए कहां? इसी बीच अचानक से अलेक्जेंडर की आवाज उसके कानों पर पड़ी, जो रिया को भागने से रोक रहा था। अलेक्जेंडर की आवाज सुनकर चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर भागकर खिड़की के पास गया और उसने वहां से देखा कि सामने उसे रिया भागती हुई नजर आ रही थी, जो जंगल के अंदर जा रही थी और उसके पीछे उसके दोनों भाई भाग रहे थे। चांद की हल्की हल्की रोशनी में तीनों चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर को नजर आ रहे थे। चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर ने जब तीनों बच्चों को इस तरह जंगल के अंदर जाते हुए देखा तब उसका दिल तो बैठ ही गया। तभी अचानक से वो भी कमरे से निकल गया और सीढ़ियां उतरने के बाद बच्चों के पीछे जाने लगा। वहीं इधर रिया, जो सबसे आगे भाग रही थी, उसे अपनी आंखों के सामने वो साया भागता हुआ नजर आ रहा था। वो लगातार चिल्लाए जा रहा था, रिया मेरे पीछे आओ, अगर तुम अपनी परेशानी का समाधान चाहती हो तो मेरे पीछे भागती रहो। रिया ने जब ये सुना उसने सोचने समझने की कोशिश तक नहीं की और अपनी रफ्तार बढ़ाकर दौड़ने लगी। वहीं उसके पीछे दौड़ रहे अलेक्जेंडर और आर्यन लगातार चिल्लाए जा रहे थे, रिया रुक जाओ रिया, ये जंगल बहुत खतरनाक है, हम मुसीबत में फंस जाएंगे, स्टॉप रिया, प्लीज स्टॉप। मगर एक रिया थी जो लगातार उस साई का पीछा कर रही थी। रिया इस वक्त जिस रास्ते पर भाग रही थी, आगे चलकर उसी रास्ते पर एक बहुत बड़ी खाई थी, जिसके बारे में अक्सर लोग कहते थे कि उस खाई में गिरने के बाद कोई भी इंसान बच नहीं पाता है। मगर रिया इस चीज से अनजान थी और उस साई को पकड़ने के लिए भागे जा रही थी। धीरे धीरे अब रास्ते में ढलान होने लगी थी, जिस कारण से उन सब की रफ्तार ऑटोमेटिक बढ़ गई थी। मगर अलेक्जेंडर और आर्यन अब संभल कर भाग रहे थे। वहीं वो साया चलते चलते अचानक से एक पेड़ पर जाकर लटक गया, क्योंकि सामने जमीन खत्म हो रही थी और उसके बाद गहरी खाई शुरू हो रही थी। रिया अपने सामने खाई देखकर खुद को रोकने की कोशिश करने लगी। रिया खुद को रोकने की पूरी कोशिश कर ही रही थी, मगर वो खुद को रोक नहीं पा रही थी। रिया को इस वक्त अपने सामने बड़ी सी खाई मुंह खोले नजर आ रही थी।
तभी अचानक से खुद को रोकने की कोशिश में रिया का पैर लड़खड़ा गया और उसका बैलेंस बिगड़ गया। रिया जमीन पर गिर पड़ी और ढलान होने के कारण खाई की तरफ जाने लगी। अलेक्जेंडर, आर्यन, प्लीज हेल्प मी, बचाओ! रिया चिल्लाई जा रही थी, मगर अलेक्जेंडर और आर्यन उससे काफी दूर थे। वो दोनों भागते हुए चिल्लाए जा रहे थे, मगर वो चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रहे थे। इधर रिया लुढ़कते हुए खाई के आखिरी छोर में आ गई। वो अभी खाई में गिरती, इससे पहले ही उसने जमीन से उगी हुई झाड़ियों को पकड़ लिया। हालांकि वो झाड़ियां भी रिया के भार से जमीन से अलग होने लगी थीं। रिया को जब ये एहसास हुआ तो उसने मजबूती से उन झाड़ियों को पकड़ लिया और चीख कर कहा, अलेक्जेंडर, आर्यन, प्लीज मुझे बचा लो, मैं खाई में गिरने वाली हूँ। रिया की आवाज सुनते ही अलेक्जेंडर और आर्यन पूरी तरह से घबरा गए। उन्होंने रिया को भरोसा दिलाते हुए कहा, रिया, हम आ रहे हैं, तुम घबराओ मत। वहीं चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर, जो काफी पीछे था, उसने भी रिया को चिल्लाते हुए सुन लिया था और वो समझ गया था कि रिया मुसीबत में फंस गई है। वो अपनी रफ्तार बढ़ाकर रिया के पास जाना तो चाहता था, मगर वो जानता था कि ढलान में अगर उसने ऐसा किया तो फिर वो भी अपना बैलेंस खो देगा और खाई में सीधा जा गिरेगा। उसने मगर चिल्लाते हुए कहा, अलेक्जेंडर और आर्यन, प्लीज आप दोनों रुक जाइए। मैं नहीं चाहता कि आपका भी बैलेंस इस ढलान में बिगड़ जाए और आप फिसल कर खाई में गिर जाएं। प्लीज आप दोनों रुक जाइए। मगर इस वक्त अलेक्जेंडर और आर्यन को चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर की कोई बात सुनाई ही नहीं दे रही थी। वो बस रिया की आवाज सुन रहे थे और उसे कैसे भी करके बचाना चाह रहे थे। अलेक्जेंडर और आर्यन, जो संभल कर भाग रहे थे, उन्होंने जब सामने देखा कि जमीन खत्म हो रही है तो वो संभलते हुए रुक गए और भागकर उस खाई के पास आए जहां से खाई शुरू हो रही थी। वो अभी संभलते हुए आगे आ ही रहे थे, वहीं इधर रिया ने जिन झाड़ियों को पकड़ रखा था वो जमीन से उखड़ गईं और रिया सीधा खाई में जा गिरी। अलेक्जेंडर, आर्यन! रिया की चीख निकली। अलेक्जेंडर और आर्यन ने जब रिया की चीख सुनी तो उनके गले से भी आवाज निकली, नहीं रिया,